आज हमारे साथ शौकत जी हैं जो इस बार ईओ आरोग्य जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें रेवेन्यू ऑफिसर में 70वीं रैंक के साथ इनका सिलेक्शन हुआ है। उसको बहुत पीछे ले जा सकती है, तो सही गाइडेंस कैसे ले वो? तो जैसे बेरोजगारों पे जितना प्रेशर होता है, हाँ। वो प्रेशर नहीं था मेरे पे। जॉब के साथ जो है आपने कैसे मैनेज किया और कैसे मैनेज करें, उसके साथ कैसे तैयारी करें? आपने लगभग कितने कितने घंटे पढ़ाई की होगी इस एग्जाम के लिए? कोई मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा था? आप यदि सोशल मीडिया को छोड़ देते हो ना, तो आप ऐसे माने कि आपकी तैयारी बाकियों से 30% प्लस हो गई। मोटिवेशन चाहिए, बेरोजगार के पास तो मोटिवेशन है, आपके पास मोटिवेशन कहाँ से आ रहा था? तो इतने लंबे टाइम तक वो अपना को कंसिस्टेंट कैसे रखे, रेगुलर कैसे रखे और अपना मोटिवेशन कैसे बनाए रखे? हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स मैं बात करना चाहूँगा, तैयारी तो शुरू करते हैं लेकिन बाद में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं, और उसमें सबसे बड़ा आज रोल रहता है वो सोशल मीडिया का। किसी चीज़ की चाहत होती है ना, तो आपको उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। कहूँगा आपके हिसाब से एक टॉपर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ शौकत जी हैं जो इस बार ईओ आरोग्य जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें रेवेन्यू ऑफिसर में 70वीं रैंक के साथ इनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप सबकी तरफ से मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपका बहुत बहुत बधाई हो आपको और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर आपका। और आज ही शौकत जी ने यहाँ पर ज्वाइन भी किया है ना, विशेष बधाई इसलिए कि आज ही इन्होंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद तुरंत अपने यहाँ से मिलने आए और आज आपके साथ यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है। बहुत रोचक ये इंटरव्यू रहने वाला है, बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। और शौकत जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए, आप कहाँ से रहने वाले हैं और आप पहले जॉब में भी हैं, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए, फिर अपन शुरुआत करते हैं। हाँ, मैं शौकत नाम है मेरा, और बीकानेर के खाजवाड़ा तहसील है और वहाँ पे 8 कवाड़ी गाँव है, और इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब 20 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर, तो वहाँ से हमारा गाँव, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और पिछले 10-12 साल से बीकानेर रह रहा हूँ, और वहाँ पे मैं वेटनरी में पहले जॉब करता था। मतलब कि करीब 12 साल की मैंने जॉब वहाँ कर ली। ओके, 12 साल की आपकी जॉब रह चुकी है? 12 साल की मेरी जॉब रह चुकी है वहाँ पे वेटनरी में, और ठीक है, वो अच्छा था। और बीच में साथ में ये आरएस वगैरह के लिए तैयारी करते थे। ओके। और आपके प्लेटफॉर्म से मैं काफ़ी लंबे टाइम से जुड़ा हूँ पहले से ही। जब आप भी शायद शुरुआत या कुछ सेकंड स्टेज उस वक्त के शायद, तो आपका पॉलिटी वगैरह और उन चीज़ों को मैं फॉलो करता था, तो ठीक लगता था मुझे, काफ़ी अच्छा लगता था। मतलब क्वालिटी एजुकेशन के बहुत पुराने विद्यार्थी हैं आप ऐसे कह सकते हो कि पुराने स्टूडेंट हैं हम। बहुत पुराने। वैसे अभी मैं हमारी जब डिस्कस हुआ तो बताया शौकत जी ने, शौकत जी एज में मुझसे भी थोड़े से बड़े हैं, लेकिन और जब व्यक्ति बहुत एक तो ऐसे एज में बड़े भी होते हैं, काफ़ी टाइम से तैयारी करते हैं, तो हर किसी को फॉलो नहीं करते हैं। हाँ, नहीं। लेकिन मेरी खुशकिस्मती है और मुझे बहुत अच्छा और गर्व महसूस हुआ कि आप इतने सारे प्लेटफॉर्म में छोड़कर आप मेरी पॉलिटी क्लासेस देख रहे थे। हाँ, नहीं, वो ऐसा क्या लगा था उस पॉलिटी क्लासेस में? देखिए सर, पॉलिटी में मतलब आप क्या शुरुआती स्टेज से देख रहा हूँ। हाँ। तो एक तो कंटेंट अच्छा है आपका, दूसरा आपका जो पढ़ाने का तरीका है कि इधर उधर की बातें ना करके वो पढ़ाते हैं। तो और प्लेटफॉर्म दूसरों पे काफ़ी लोग टीचर हैं, तो अब क्या है कि एक तो कोई बिगनर होता है तो वो तो कहीं से भी पढ़ता है, उसको थोड़ा वक्त लगता है टीचर को समझने में कि कैसे पढ़ाता है, या फिर इसको पढ़ के इसका मतलब क्या लेवल क्या है वो एक तय नहीं कर पाता है। तो जैसे आप कहते हो कि एज क्या है, तो वो थोड़ा इससे ये मेच्योरिटी आ जाती है, आप इन चीज़ों को समझते हो कि भाई कौन सा टीचर अच्छा है और आपको किस टीचर से पढ़ना चाहिए। ये भी है, आप एक अच्छा टीचर, आज खूब टीचर हैं, यूट्यूब है, डिजिटल ज़माना है, यूट्यूब पे तो हर व्यक्ति टीचर बन गया है। टीचर है, तो और अपने हिसाब का नॉलेज हर कोई रखता ही है, और 2-4 टॉपिक जैसे तैयार करके कोई भी पढ़ा ले, उसमें लगता भी पता नहीं इसको महारत हासिल होगी। मैं अभी यही एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आज के समय में जब आप और मैं शायद जब शुरुआत में तैयारी करते रहेंगे, तो एक बड़ी समस्या मैं जब तैयारी करता मेरे सामने थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था। बिल्कुल। गाँव में कोई गाइड करने वाला नहीं होता था, वो एक बड़ी समस्या थी, जिस वजह से भी थोड़ा समय लग गया। लेकिन आज के समय में प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ दूसरी है, ओवर गाइडेंस हो गई, हर कोई आके पढ़ा रहा है, हर कोई गाइड कर रहा है। तो ऐसे जब ओवर गाइडेंस में उसमें कैसे एक सही टीचर को पहचाने, एक सही गाइडेंस विद्यार्थी ले, क्योंकि सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, एक गलत गाइडेंस भी उसको बहुत पीछे ले जा सकती है। तो सही गाइडेंस कैसे ले? वो सही गाइडेंस के लिए मैं स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि भाई जैसे अभी कोई तैयारी करता है, तो उसने किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से वो जुड़ता है, आपसे जुड़ता है या किसी और से जो भी जुड़ता है, फिर वो उसका कंटेंट देखता है, उसकी कुछ टेस्ट सीरीजें वगैरह चलती है। भाई कोचिंग वाला अपना टेस्ट सीरीज है, या ऑफलाइन जहाँ स्टूडेंट थे वहाँ टेस्ट लेते हैं, तो आप उसका मैटर देखते हो। फिर एग्ज़ाम वगैरह भी होते रहते हैं, और आजकल एग्ज़ाम जो हो चुके हैं पहले, उनके क्वेश्चन वगैरह आपको मार्केट में मिलते हैं, खूब बुक वगैरह, खूब पब्लिकेशन है।
तो आप उनको जब मैच करते हो तो आपको वहाँ समझ में आना चाहिए कि पीछे जो भी बोर्ड या एजेंसी एग्ज़ाम ले रही है उसके जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको उसके कौन सा प्लेटफॉर्म उसके काफ़ी करीब है। भाई अब ऐसे तो नहीं है कि भाई कोई 100% ही उसमें है, लेकिन जो काफ़ी उसके करीब है आप यदि उसको चूज कर लेते हो ना तो आप ये समझ लो कि आपने उस टीचर को पकड़ लिया जिसको आपकी ज़रूरत थी। यही तो समस्या आज हर कोई बता रहा है कि भाई हमारे यहाँ से सबसे सवाल ज़्यादा आता, मतलब हवाबाजी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। नहीं, वो वहाँ कैसे पहचाने अभी यहाँ पे? देखो वो मैं ये उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि भी एक हवाबाजी करना और ये थोड़ी वो ठीक है कि ये मीडिया का ज़माना है तो आप थोड़ा हुआ भी करके या भीड़ भी इकट्ठी कर लेते हो, लेकिन उसका रिजल्ट भी एक देखा जाता है कि एक तो आपके पास 500 स्टूडेंट हैं, भाई अपने एग्जांपल, अब किसी के पास 100, 500, 1000, 5000 हो वो अलग है एग्जांपल के लिए, उसमें से आप किसी के 5 हो रहे हो और यदि किसी के पास मान लो बैच 50 का था और उसने 50% या प्लस उससे कुछ सिलेक्शन दिए हो या कुछ अलग अलग भर्तियों में करके भाई उनका एक अच्छा बेच रहा हो कि कई बार जैसे 50 में 30, 35, 40 बच्चे भी हो जाते हैं या 2-4 कुछ बाकी जो है वो कंटिन्यू हैं कि थोड़ा गैप के बाद में हो रहे हैं, तो वो भी यदि परसेंटेज देखते हैं तो उन चीज़ों से थोड़ा आपको पकड़ में आता ही है। भाई एक तो आप 500 की भीड़ में बैठे थे, 3 साल पहले भी बैठे थे, अभी भी वहीं बैठे हो, और एक वो है कि जिनके पास ठीक है बच्चे हो सकता है बेशक कि कुछ कम हो या थोड़े लिमिटेड हो, लेकिन उनका जो सिलेक्शन रेशियो वो उससे तो वो डिसाइड होता ही है कि कौन अच्छा करा रहा है, कौन खाली हवाबाजी कर रहा है या खाली पढ़ाने कम पढ़ाना, वो एंटरटेनमेंट ज़्यादा, बातों को इधर से उधर ले जाना, बिल्कुल तो आउट ऑफ सिलेबस टाइप की बातें करना। हाँ, और अभी अगर इस एग्ज़ाम की बात करें यूआरओ एग्ज़ाम की, तो जैसा आप बता रहे थे जैसे कि आपने अभी शायद बुक्स भी पढ़ी थी। हाँ, बुक्स, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? देखिए बुक तो मैं क्वालिटी एजुकेशन की और आपकी भाई जैसे वो आपका जैसे नाम लिखा रहता है उस पर बुक पे, तो मैं कह रहा हूँ, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, ऐसे यूँ नहीं है कि भाई मैं यूँ कह दूँ मेरा मार्केटिंग का ऐसा कुछ नहीं है। और अब हम तो 10-12 साल में गवर्नमेंट सर्विस में रह चुका हूँ। हाँ। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केटिंग करूँ या कोई ऐसा ना मैटर है, और थोड़ी सैद्धांतिक जिंदगी जीने वाले लोग हैं तो ऐसा कुछ है ही नहीं, और किसी से यूँ प्रभावित भी हो जाए तो वो भी ऐसा कुछ मैटर नहीं है ना। मैं ये भी बच्चे जो ये वीडियो देखेंगे सुनेंगे उनको ये बता दूँ कि मैं नरेंद्र जी सर जो हैं तो इनसे प्रभावित, इनकी जो पढ़ाने की क्वालिटी और इनकी जो इनमें जो है ना वो चीज़ क्वालिटी में उस वजह से प्रभावित हूँ। बाकी ऐसे नहीं है कि भाई मैं आप कहो तो कोई बहुत से लोग हैं जिनसे काफ़ी लोग प्रभावित हैं, लेकिन वो मुझे अगर नहीं लगते तो मैं उनसे नहीं प्रभावित होता। और इतना भी है दिमाग में कि मुझे या मैं क्यों भी भाई मैं खाली मेरा नहीं कह रहा, बहुत से लोग ऐसे होते होंगे, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि आपको हर कोई आके प्रभावित नहीं कर सकता। तो मैं भी अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं उस कैटेगरी में हूँ कि यूँ नहीं है कि कोई हर कोई आके मुझे 4 शब्द बताए या संविधान बता दिया या कुछ ज्योग्राफी समझा गया, यो करा वो कर गया और मुझे यूँ प्रभावित कर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअल में जो जिन लोगों में ऐसा कुछ रहता है, और बहुत से जो यूपीएससी वगैरह में कुछ टीचर करवाते हैं जिनसे लोग काफ़ी लोग या जो नहीं भी पढ़ते हैं या कम प्यारी वारी कोई और करते हैं, फिर भी उनसे देश के काफ़ी युवा जो प्रभावित रहते हैं, उस टाइप के जो लोग होते हैं उनकी बातों में कुछ होता है। और मैं विकास सर की बात सर है तो उनसे जैसे लोग काफ़ी लोग प्रभावित हैं, तो उस हिसाब के जो लोग होते हैं उनसे प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है अब तो राजस्थान है, राजस्थान में कम से कम आप कितनी मानोगे अभी, जैसे कि 1-2 कम से कम 10 कोचिंग ऐसी है, करीब 8-10 कोचिंग ऐसी होगी जो काफ़ी प्रचार है उनका, खूब है जो भी है उनका चलता है, लेकिन उनमें भी जैसे मैं तो भाई खूब लोग होंगे उनके पास कैंडिडेट होंगे, उनका वो एक अलग मैटर है, लेकिन मोस्टली मुझे पॉलिटी वगैरह में मैं किसी से प्रभावित नहीं हूँ सिवाय नरेंद्र सर के। और मैं काफ़ी वो पुराने टाइम से आपको मुझे भी अच्छा लगा, मुझे भी खुद पे ही प्राउड महसूस हो रहा है। नहीं मैं आपके जो पढ़ाने का पढ़ रखे हैं और बता रहे हैं कि बहुत अच्छा, मैं भी ये इससे मेरी भी जिम्मेदारी बढ़ती है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है कि हम और ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा अच्छा कंटेंट दें। और अभी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पर और भी निकल कर आए इसी तरीके से, है ना। एक 2-3 चीज़ें जो स्टूडेंट्स के काम की थोड़े उस पर बात करते हैं। जैसे एक तो मैं पूछना चाहूँगा, आप नौकरी के साथ रहते हुए तैयारी कर रहे थे, इतनी कम पोस्ट थी इसमें, तो नौकरी के साथ बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कोई जॉब कर रहे होते हैं, तो नौकरी के साथ जॉब के साथ जो है आपने कैसे मैनेज किया और कैसे मैनेज करें, उसके साथ कैसे तैयारी करें, वो थोड़ा गाइड कीजिए। हाँ भाई, एक तो हर किसी का देखो अपना अपना वर्क पैलेस है और उसकी हर किसी की अलग अलग कंडीशन है। अब ये तो जरूरी नहीं कि मेरे वाली कंडीशन उन पे लागू हो,
हाँ, ये है कि भाई आपका कोई एक ऑप्शन आ गया हो, जैसे अभी जैसे मान लो कोई भर्ती आई हो, आपको लगता है ये भर्ती मेरे लायक है, मैं इसकी तैयारी कर सकता हूँ, तो आप अपने वर्क प्लेस पे 2-4 घंटे जो भी निकाल सकते हो, जितना भी आप टाइम वहाँ मैनेज कर सकते हो। उसके बाद में मोस्टली ऑफिस में या फिर फील्ड की जॉब में तो लगभग 3 बजे का टाइमिंग रहता है, उसके बाद ऑफ हो जाता है। बाकी हर डिपार्टमेंट का थोड़ा थोड़ा अलग अलग रहता है। और जैसे ऑफिस का मोस्टली किसी ऑफिस का 5 बजे का है, किसी का 6 बजे का, जैसे हमारा 6 बजे का है, और वैसा वो 5 डे वीक है, तो सैटरडे संडे 2 दिन वैसे मिल जाते हैं आपको। और अब उसमें सुबह 9:30 से या किसी का 9 से 6, तो उसमें बीच में आप यदि 2-3 घंटे निकाल लेते हो, जैसे लंच वाले टाइम में मोस्टली लोग कोई लंच पे चला जाता है या फिर वो लंच वाले रूम में बैठ जाते हैं, वहाँ खाना वाना खाते हैं, तो वो घंटे 2 घंटा भर लगा देते हैं। तो उसका आप यदि अपनी टेबल पे या ऑफिस होते हैं तो रूम वगैरह और भी होते हैं खूब, तो जैसे कोई कॉमन रूम है या कोई अलग से रूम है, उसको आप भाई 2-4-5 घंटे 2-1 घंटे करीब वहाँ, इतना ही मिलता है, ज़्यादा तो नहीं मिलता, 5-7 घंटे, तो 2-1 घंटे का करीब वहाँ निकाल लेते हो, कुछ अपना सैटरडे संडे हो जाता है। बाकी आप जब 6 बजे घर आते हो तो 7 बजे के बाद में अपना फ्री वरी होके, और उसके बाद में रात को 10-11 बजे तक पढ़ सकते हो। फिर अगर इतना टाइम निकाल, अगर सुबह वाला 2-3 घंटे सुबह निकाल, 3-4 घंटे शाम को निकाले, तो नौकरी के साथ भी ऐसा मैनेज किया जा सकता है। और राजस्थान में बहुत सारे RS जैसे एग्जाम में देखते हो, नौकरी के साथ भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बहुत सारे सेलेक्ट होते हैं। आपने लगभग कितने कितने घंटे पढ़ाई की होगी इस एग्जाम के लिए? मैंने देखो शुरू में तो ऑफिस और घर का मैं ये रखता था, लगभग 7-8 बजे के 7-1 बजे मैं पढ़ने बैठ जाता था, फिर 12-1 बजे तक करीब। मैं यूँ तो नहीं कहूँगा कि मैं तो 2 बजे तक 3 बजे तक जो बातें हैं अपने शाम, तो शाम को, हाँ भाई जब नींद आती थी तो अपने सो जाते थे, ऐसा वो हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं था। नौकरी थी इसलिए आपको टेंशन? हाँ थोड़ा तो भाई जो जैसे बेरोजगारों पे जितना प्रेशर होता है वो प्रेशर नहीं था मेरे पे। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई। तो आपको एक मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा था? मोटिवेशन है, और नौकरी है ऑलरेडी, पढ़ाई के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है, वो मोटिवेशन चाहिए। बेरोजगार के पास तो मोटिवेशन है, आपके पास मोटिवेशन कहाँ से आ रहा था? ये मैं सच में यदि कहना चाहूँ मोटिवेशन वाला मैटर, तो राजस्थान के मोस्टली जो बच्चे हैं ना वो ग्रामीण बेल्ट से हैं। हाँ। और ग्रामीण बेल्ट से होना अपने आप में एक मोटिवेशन ही है, क्योंकि ग्रामीण बेल्ट के जो बच्चे हैं ना वो सोशल प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, ये चीज़ें ऐसे मान लो कि जब वो शहर की तरफ आते हैं, तैयारी करते हैं, आजकल चलो ऑनलाइन घर पे कोर्स वगैरह ले लेते हैं, तो ये तो आप ऐसे समझ लो कि उनको वो विरासत में मिल गया। भाई वो प्रेशर है ना, वो आपको विरासत में मिल गया। अब उस प्रेशर को आप चाहे तो मोटिवेट हो लो उस प्रेशर से, उसमें तब्दील कर लो, या कोई भाई पोस्ट निकलती है तो आपकी एक थोड़ी चाहत भी होती है। जैसे मैं पहले था तो भैया 3rd ग्रेड जॉब थी हमारी, तो एक आदमी की थोड़ी चाहत भी होती है कि भी चलो थोड़ी अपन भी सरकारी नौकरी लगे, हाँ थोड़ी बड़ी पोस्ट मिल जाए। तो जो गवर्नमेंट है वो सोचता है बड़ी पोस्ट मिल जाए, और जो बेरोजगार होता है उसकी तो बेचारे की चाहत होती है, वो तो पटवारी वो सारे फॉर्म भरता है। तो ये मोटिवेशन तो आपका क्या है कि जो मैं तो ये मानता हूँ जो ग्रामीण बैकग्राउंड है ना वो अपने आप में एक मोटिवेशन है। और फिर मोस्टली ग्रामीण फैमिली में जो लोग आते हैं तो उनका वो रहता ही है। अब कई कैंडिडेट्स थोड़ा सा ऐसा भी होता है, जैसे गांव से शहर भी पढ़ने जाते हैं या गांव से पढ़ना भी शुरुआत करते हैं, लोगों को देखकर, जैसे अभी आप सेलेक्ट हुए और भी सेलेक्ट हुए, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको देखकर पढ़ना तो शुरू करते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि कितनी लंबी जर्नी होती है आजकल राजस्थान में, अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को लेना है तो इतनी लंबी जर्नी भी होती है। तो इतने लंबे टाइम तक वो अपना को कंसिस्टेंट कैसे रखे, रेगुलर कैसे रखे, और इतना मोटिवेशन कैसे बनाए रखे? लोगों का मोटिवेशन टूट जाता है जब इतना लंबा गैप होता है, और एक परीक्षा चूक गए तो अगली परीक्षा में वापस 2-2.5 साल लग जाता है। इतने टाइम में वो मोटिवेशन कैसे बनाए रखें? वो देखिए कि ये बात आपकी सही है कि भाई अगर एक एग्जाम मिस हो जाता तो वो नेक्स्ट आपका 2-2.5 साल पे चला जाता है। तो मैं तो ऐसे बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि भाई देखिए, आप चाहे थोड़ा अपनी स्पीड को भाई कम कर लीजिए, लेकिन उसको धीरे धीरे कंटिन्यू रखिए। अब जैसे 2 साल भर्ती नहीं आएगी तो अपने जैसे मान लो कह देते हैं, तो मोस्टली बच्चे ये सोचते हैं कि भाई देखो आप कैमरे पे आके बोलना, ये कहना करना एक अलग चीज़ें होती है, और रियल लाइफ में इसको अप्लाई करना काफ़ी अलग होता है। अब जैसे एक भर्ती किसी वजह से अटक गई या कोर्ट चली गई या जो भी कारण रहता है, तो 2-2.5 साल की प्रक्रिया होती है। अब 2-2.5 साल की प्रक्रिया वहाँ रहना, सर्वाइव करना। भाई आप किसी छोटे से छोटे शहर में राजस्थान के रहते हो तो आपको मंथली 8-10 हज़ार रुपये तो मेरे हिसाब से मिनिमम खर्चा आपका आता ही आता है। भाई 4-5 हज़ार रुपये से कम आजकल सिंगल रूम वगैरह भी मोस्टली नहीं मिलते हैं, और 4-5 हज़ार रुपये आपका वो मोस्टली वैसे खर्चा आता है। तो 10 हज़ार रुपये ये आपका करना, फिर तो ये साल का लगभग 1,20,000 करीब आपका हो जाता है। तो फिर वो पैसे भी बेरोजगार होता है तो उसको फैमिली से लाने पड़ते हैं। तो उसमें यही है कि आदमी थोड़ा अपना कोई जैसे भी
बैकअप करे या कुछ करे, लेकिन उसको बिल्कुल मैदान छोड़ के भाग नहीं जाना चाहिए। यदि आपके पास थोड़ा वक्त है, अब जैसे कि थोड़ा एज का वगैरह रहता है उनका तो चलो ठीक है, थोड़ी ज़्यादा मजबूरी हो जाती है, लेकिन जिनके पास थोड़ा वक्त रहता है उनको यूँ मैदान छोड़ के नहीं भाग जाना चाहिए। थोड़ा ठीक है, साल भर और थोड़ा टिके रहना चाहिए, अपनी तैयारी को थोड़ा ठीक है, थोड़ा टुकड़ों में बांट के यूं करके थोड़ा और मतलब जो जितना मेहनत करना और लास्ट तक टिके रहना, वहाँ पर रिजल्ट आता है, वहाँ पर रिजल्ट आता है। हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स मैं बात करना चाहूँगा, तैयारी तो शुरू करते हैं लेकिन बाद में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं, और उसमें सबसे बड़ा आज रोल रहता है वो सोशल मीडिया का। इंस्टाग्राम है हो गया, फेसबुक हो गया, है ना, ऐसे बहुत भटके हुए हैं। जॉब भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, पर भटके हुए बोलते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे, ऐसे युवा साथियों को? भाई मैं तो ऐसे लोगों को यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया को तो देखिए कि भाई अगर स्टूडेंट है, पढ़ना है, और आपको जो चीज़ डिस्टर्ब कर रही है उस पढ़ाई में आ रही है आपको, जिसकी वजह से आपकी मंजिल आपसे गैप बढ़ता जा रहा है, आप उसको बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया तो क्या, मैं तो कह रहा हूँ, फ़ोन को आप जब आपके एग्जाम हो 3-4 महीने करीब बचे हों तो आप सोशल में फ़ोन को ही बंद कर दीजिए। फ़ोन को सिर्फ इसी में यूज़ कीजिए कि आपको कोई ऑनलाइन विशेष कोई आपको कोई कंटेंट मिल नहीं रहा, आपको उसको डाउनलोड करना या कुछ प्रिंट वगैरह निकलवाना, तो उसके लिए आपको उसको देख लीजिए, और तब तक आपकी क्लासें वगैरह भी कंप्लीट हो जाती है। और या फिर आपके जो मतलब सोशल मीडिया के ऐप कोई जो भी एप्लीकेशन या जो भी चीज़ आपके पढ़ाई में आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचा रही, उनको साइड में कर दीजिए। हाँ, आप सोशल मीडिया को हटा दीजिए। और सोशल मीडिया को आप हटा के देखिए, इसका एक तो मानसिक बहुत सुकून है। मैं तो ये फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं चलाता। आप उम्रदराज हैं, ठीक है, जो नए नए बच्चे उनसे छूट नहीं रहा है। हमारे जैसे आपके जैसे तो छोड़ देंगे, उनसे नहीं छूट रहा है। जिनसे पुराने लोग हैं हम छोड़ देते, वो कैसे छोड़े? उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो जेन जी वाले लोग हैं, हाँ जेन जी वाले हैं, जेन जी या जेन जेड जो भी, तो मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया से 70% 90% कैंडिडेट 70 से 90% कैंडिडेट इसी में उलझे हुए। आप यदि सोशल मीडिया को छोड़ देते हो ना, तो आप ऐसे माने कि आपकी तैयारी बाकियों से 30% प्लस हो गई। बिल्कुल बड़ी बात बोली है आपने, 30% तो उसी में चला गया। हाँ। यदि आप सोशल मीडिया से भी हट जाते हो ना, तो आप ऐसे समझिए आपने 70% लोगों को पीछे छोड़ दिया है, आप 30% लोगों में शामिल हो गए। बिल्कुल। और वहां से आप पढ़ना अपना अच्छे से शुरू कर देते हो ना, तो बिल्कुल। देखो यहाँ पर एक बात तो चलो मैं भी इस बात को मानता हूँ कि आज के जो यंग कैंडिडेट, जो जैन जी की बात 20-21 साल के, उनके लिए मोबाइल छोड़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो उन एप्लीकेशन को, उन चीज़ों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आजकल के तो पढ़ाई भी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ सकते हैं जो उनके सिलेक्शन में, उनके लक्ष्य के पास में नहीं ले जा रही। आप और मैं जब हम पढ़ाई करते हैं, हम किताबों से, नोट से, उनसे पढ़ने वाले थे, है ना, हम छोड़ सकते हैं, लेकिन जिनसे नहीं छूट रहा, कम से कम जब तक आपका गोल आपका नहीं हो जाता तब तक उन सारी चीज़ों को छोड़ दो जो आपको गोल से दूर ले जा रही है। कुछ और सवाल, जैसे किसी दिन जब आपका पढ़ने में मन नहीं लगता था, बहुत सारे कैंडिडेट जिनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो, किसी दिन एक दिन से बहुत परेशान है, किसी दिन ऐसा होता भी जब पढ़ने को मन ही नहीं कर रहा, उस दिन क्या करते थे फिर? भाई मैं तो ये है कि बिल्कुल नहीं पढ़ने का, एक तो मैं ये बता दूं कि आप जैसे मैंने ये 3-4 महीने तैयारी की थी, तो मैंने लास्ट में 3 महीने छुट्टी ले ली थी। अच्छा। तो गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो जैसे जो लोग गवर्नमेंट जॉब में वो तो समझ जाएंगे इस बात को, तो पीएल वगैरह अपने लेते हैं, तो पीएल आप ऐसे एज मान लो सैलरी होती है, तो 2-3 महीने की आप लेते हो, तो जैसे मुझे भाई 67-68 हज़ार रुपये करीब मिलते थे, तो आप उसका कुछ ऊपर वाला हिस्सा हटा दो तो भी मेरे को, यदि मैं 3 महीने मैंने तैयारी की और पीएल ली, तो मैं 1,80,000 रुपये करीब का वो मैंने वहाँ नुकसान किया है। हाँ। तो नहीं होता तो मेरा वो 1,80,000 रुपये वो मेरे जाते हैं। हाँ, वो नुकसान हो गया, वो मेरे नुकसान हो गया। तो यही है कि भाई आप इसको बिल्कुल यूँ हो गया कि अब आज मन नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है, अपने किसी दोस्त के साथ थोड़ा बाहर चले जाए, कुछ चाय पिए, घूमाए। मैं तो मोस्टली यही करता था कि, हालांकि मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, भाई ऐसी स्थिति आई नहीं कि एक दिन भी मन नहीं लगा। हाँ, एक दिन मन लगा नहीं था। हाँ, मन लगा नहीं था, क्योंकि जब आपको पढ़ने में, और बाकी ये है, ऐसा फैक्ट है कि आपको जब किसी चीज़ की चाहत होती है ना, तो आपको उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, और जब आपको उसमें इंटरेस्ट पैदा हो गया ना, फिर ये हो ही नहीं सकता कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं। बिल्कुल, मैं इस बात से थोड़ा कम सहमत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आपको उसमें चाहत हो गई ना, मतलब असली समस्या जो मन लग रहा है उसकी नहीं है। हाँ, मन लगा है, वो बात यह है कि आपका जो उसके प्रति जो चाहत है वो इतनी गहरी नहीं है। हाँ, गहरी नहीं है, गहरी होगी तो फिर एक दिन में नहीं छूटेगा। फिर ये वो मतलब खाली नॉर्मल ये बातें हैं कि भाई मन नहीं था तो क्या करें, तो ये भी ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा बहुत घूमा। जैसे अगर मैं मेरा कहूँ पर्सनली, तो मैं यूँ सोचूंगा, चलो यार आसपास में जहाँ रहते हैं कोई पार्क वगैरह होता है, एक राउंड काट आते हैं, और इससे ज़्यादा क्या है। चल मतलब हाँ ठीक है, भाई ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हाँ थोड़ा सा हो गया, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। हाँ, वो ऐसा कर सकते हैं। एक ये एग्ज़ाम, यूआर एग्ज़ाम काफ़ी एक बड़ी पोस्ट है, बड़ा एग्ज़ाम है ना, आपने काफ़ी तैयारी भी करी थी,
तो एग्जाम से एक दिन पहले 2 दिन पहले कैसा मन हो रहा था? ज़्यादातर कैंडिडेट का सर हमारे डर महसूस होता है, धड़कनें बढ़ जाती है, आपके साथ कैसा था? नहीं देखिए, वो उनका कहना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हाँ, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और मैं कह रहा हूँ कि जैसे जनरल कैंडिडेट से मेरा थोड़ा प्रेशर मुझे कम ही था भाई, ऐसा वो नहीं है कि भाई हड़बड़ा जाए। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जिसकी तैयारी सीरियस होती है उसके साथ ऐसा होता है। अच्छा। उसके साथ ऐसा इसलिए होता है कि वो उसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव होता है। अब हल्का सा भी उसके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए और फिर उसको उसका मिलता नहीं है, जैसे आंसर नहीं मिलता हो। जैसे आपका एक दिन पहले आप एकदम रेडी होकर सोने वाले हो कि ठीक है, सुबह ये रख दिया आपने एडमिट कार्ड वगैरह अपना जो करके भी सुबह 8-9 बजे जो भी टाइमिंग रहती हो, घंटे भर पहले निकलेंगे। अचानक सोने से पहले आपके दिमाग में कोई करंट का या कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, अरे यार उसका क्या था, तो आपको यूँ थोड़ा सा वो रहता है, क्योंकि आपने मेहनत की है। और जो आदमी मेहनत करता है ना उसको हल्का सा इसका रहता है। हाँ। लेकिन वो जो पेपर देखता है उसके मुताबिक जो होता है ना पेपर, फिर उसको वो लेके काफी मतलब ये स्वाभाविक है, कोई जो अच्छी तैयारी भी कर रहा है तो उसके भी ऐसा आना स्वाभाविक, उसमें डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आता है। हाँ हाँ। तैयारी के दौरान या एग्जाम के दौरान आपको कोई ऐसा लगा हो यार थोड़ी मिस्टेक कर दी, कोई सिली मिस्टेक हो गई, चाहे एग्जाम के दौरान या तैयारी के दौरान, या थोड़ा और बढ़िया कर सकते थे, ऐसा कुछ लगा हो? हाँ, मुझे देखिए कि भाई इस एग्ज़ाम में तो मेरी तो अलग रणनीति थी कि मैंने जीके का पोर्शन जो था वो मोस्टली कम पढ़ा मैंने। थोड़ा सा बता दीजिए, ये वाली रणनीति भी बता दीजिए। और हाँ, मतलब कि भाई हर एग्जाम की थोड़ी सी अलग रणनीति होती है उस सिलेबस के हिसाब से, और फिर उसका पैटर्न आप देखते हैं। आजकल तो जैसे आपने भी काफ़ी बार आप वो RS वाला बताते हो कि करंट के इतने क्वेश्चन आए, पॉलिटी के इतने क्वेश्चन आए, ज्योग्राफिक, तो आजकल ये चीज़ें तो भाई बताते हैं तो ये कॉमन है, तो उससे आप थोड़ा आइडिया लगा लेते हो कि आपको कौन सा पोर्शन छोड़ देना चाहिए या किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हर कैंडिडेट का अपना अपना एक दो सब्जेक्ट रणनीति होती है, कोई सब्जेक्ट मजबूत होता है। तो मेरे पॉलिटी अच्छी थी, ज्योग्राफी भी ठीक थी, और इस URO में कहें तो मेरी नगर अधिनियम अच्छा था, और मैंने करंट अच्छा किया था। तो मैंने जीके का 30 नंबर का करीब पोर्शन है इसमें, तो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, वैसे काफ़ी पढ़ रखा है, काफ़ी पढ़ रखा, तो जनरली उसको साइड में कर दिया था ताकि उससे मेरा महीने 1.5 महीने का फालतू। हाँ, वो अब ये जो आप बता रहे हो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो सब पर लागू हो। किसी को जीके कमजोर हो तो जीके पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और ये ऐसा अपनी अपनी रणनीति बनाकर चले तो देखो, रणनीति में कई बार होता है भी कौन सा टॉपिक छोड़ना है, कौन सा टॉपिक करना है, ये आपको पता अगर हो ना सही तरिके से, तो आपके सिलेक्शन और आसान हो जाता है। जैसे मैं जनरल राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर में यदि मेरे को कोई आर्ट एंड कल्चर की बात करो, वो जैसे ये हिस्ट्री वो वाली पूरी नहीं, आर्ट एंड कल्चर में अगर वो कोई मुझे यूँ कहे कि भाई इसमें से आपको यार आप कौन सा टॉपिक छोड़ना पसंद करोगे, तो मैं ये जो है ना वाद्य यंत्र वाला, इसमें 2-4 जो फेमस है उनको करके उसके अलावा बाकी छोड़ दूंगा। हाँ, उसमें से ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। हाँ। हालांकि देखो, जिनके पास खूब सारा टाइम है और जब एक बार तो सारा पढ़ना ही चाहिए। मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि भैया भाई सर ने बोल दिया तो आपने बहुत सारी चीज़ें जो ऐसे किसी को मौका मिल जाएगा आपकी बात से यार ये सर ने बोला था ये छोड़ के जाए। हाँ, आपने बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले पढ़ रखी है, वो एग्जाम के टाइम की लास्ट की बात बता रहे हैं, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम पर इस तरह की रणनीति बना सकते हैं भाई कौन से टॉपिक्स पर थोड़ा सा कम ध्यान दे, ये वेटेज और आपको एनालिसिस पूरा होना चाहिए। अगर बिना एनालिसिस के ऐसे छोड़ के जा रहे तो नुकसान होगा। पूरा एनालिसिस होना चाहिए भाई, किस प्रश्न में किस टॉपिक से आपको ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, किसका वेटेज ज्यादा है, उसके अनुसार आप थोड़ा सा कम ज्यादा आप उतना टाइम देकर जा सकते हैं। उसकी प्लस ये भी है, जैसे मैं भाई मेरा पर्सनली कहूँ तो मैं उसको टॉपिक को छोड़ना पसंद करूंगा, और प्लस उसके साथ यदि मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन हो तो मैं ये आभूषण वाला और इन पे ज़्यादा वो नहीं करता, क्योंकि इनके पता नहीं खूब क्वेश्चन है, तो आप कितना भी कर लो होए कि नहीं होए कोई गारंटी नहीं। और अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपके हिसाब से भाई एक टॉपर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? भाई ये तो होना ही चाहिए अगर आपको सेलेक्ट होना है, टॉपर बनना है। देखो, टॉपर बनना है, आपको सिलेक्शन होना है, मतलब आपका लेना है आपको सिलेक्शन और टॉपर होना, तो भाई कम से कम मैं ये मानता हूँ कि एक अच्छी मेहनत और एक शानदार रणनीति और अपनी कैरियर को और उसको लेके, मतलब कैरियर को लेके एक डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। जनरल स्टूडेंट डिसिप्लिन, जो ये भाई पढ़ाई जो पोस्ट है, जिस पोस्ट को आपने फॉर्म फिल किया है उसके मुताबिक जो वो डिजर्व करती है पोस्ट, कितना डिसिप्लिन, कितनी पढ़ाई, वो चीज़ें आप में होनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि आप 4 घंटे पढ़ के टॉपर बन जाओ, तो
कोई करिश्मा हो तो कह सकता हूँ, बाकी ऐसा तो नहीं है। आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आज के टाइम में बहुत मुश्किल है कि आप 4 घंटे 5 घंटे हाँ, पढ़कर, क्योंकि कंपटीशन हर रोज बढ़ रहा है, हर रोज बढ़ रहा है। हर रोज बढ़ रहा है। आज ऑनलाइन आने की वजह से जहाँ पहले गांव ढाणी तक वो शिक्षा की पहुंच नहीं थी, हाँ। आज गांव ढाणी में बहुत सारे टैलेंट बैठे हैं, खूब आज उनको अवसर मिला है, तो देखो कंपटीशन भी बढ़ेगा, खूब बढ़ेगा। और हर व्यक्ति के साथ कंपटीशन है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो सकता। अब लास्ट में जाते जाते, और युवा साथी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको कोई आप विशेष संदेश देना चाहो आपकी तरफ से तो भाई बिल्कुल। मैं तो युवा साथियों को ये कहना चाहूँगा कि भाई यदि किसी को अच्छे से पॉलिटी अगर करनी है तो मैं विशेष आग्रह करूँगा बच्चों से, और उनको भी कहूँगा कि नरेंद्र सर से आप पॉलिटी कीजिए, ये इनका पॉलिटी का बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं राजस्थान में। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी मैं मेरे बारे में नहीं कह रहा हूँ, बाकी आप जैसे जो तैयारी कर रहे हैं वो भटके नहीं, और अपने देखो जरूरी नहीं कि किसी का सरकारी नौकरी में लगे या नहीं लगे, लेकिन अगर वो सही डायरेक्शन में भी बढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, तो अपना मुकाम पाएगा। तो उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें। तो वो वही है कि भैया भटके नहीं, और ये हवाबाजी या फिर अननेसेसरी को मतलब जो भी अपना मतलब कि प्रचार तंत्र मीडिया ठीक है जरूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अननेसेसरी जो प्रचार है उसके चक्कर में ना आए आप। बहुत खूब सारे पोस्टर लगा लेते हैं, उनके चक्कर में ना आए, और अच्छे टीचर से पढ़ें आप, जो हो वाकई अच्छा हो उन चीज़ों को। भाई पॉलिटी एक अच्छा सब्जेक्ट है, और पॉलिटी को पढ़ाने वाला भी मैं मानता हूँ एक अच्छा डिजर्व करने वाला आदमी हो पढ़ाने वाला। तो आप ऐसे टीचर को देखें तो बेहतर रहेगा करियर के लिए, वो आपको अच्छा गाइड करेगा। चलो बहुत बढ़िया लगा। आज बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने इनका देखा कि देखो यहाँ पर ऑलरेडी एक नौकरी होने के बाद, जॉब होने के बाद भी बहुत सारे, कई बार जब नौकरी होती है तो कई सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। वो सेक्रीफाइस करके, और क्योंकि इतनी कम पोस्ट में सिलेक्शन लेना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ देखो यहाँ पर ये होने के बाद भी इन्होंने मेहनत की और सिलेक्शन पाया। तो मुझे लगता है कि अगर जिसके पास नौकरी नहीं हो उसको तो किस लेवल की मेहनत करनी चाहिए। तो अगर आप सही डायरेक्शन के साथ और सही तरीके से अगर आप मेहनत के साथ तैयारी करें तो सिलेक्शन ज़रूर ले सकते हैं। तो आप सबकी तरफ से मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ, आप यहाँ स्टूडेंट्स को गाइड किया, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि और आगे आप इसी तरह से और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।